नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में सभी का स्वागत है। मैं इस शो को होस्ट कर रही हूँ और आज हम एक ऐसे विषय को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारे आसपास की पूरी डिजिटल दुनिया को अंदर से चला रहा है। और मैं यहाँ इस पूरी चर्चा में तकनीकी पहलुओं को थोड़ा डिकोड करने के लिए हूँ। सच कहूँ तो ये विषय मेरा पसंदीदा है। हाँ, और होना भी चाहिए। तो आज हमारे पास मास्टरिंग पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के कुछ बेहद शानदार नोट्स हैं। हमारा पूरा फोकस पाइथन ऑपरेटर्स और बेसिक लॉजिक पर होगा। चलिए इसे समझते हैं। आज हमारा मिशन ये देखना है कि कैसे ये छोटे छोटे गणितीय और तार्किक जो लॉजिकल चिन्ह होते हैं वो असल में डेटा एनालिसिस की रीढ़ होते हैं। बिल्कुल। और ये कोई बोरिंग मैथ्स का लेक्चर नहीं होने वाला है। एकदम नहीं। हम यहाँ किसी स्कूल की क्लास को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि भारी भरकम डेटा के अंबार से सही इंसाइट्स निकालने के लिए इंडस्ट्री में इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे होता है। और अगर हम इस पूरे विषय को एक बड़े फ्रेमवर्क में रखकर सोचें तो ऑपरेटर्स सिर्फ कोड की कुछ लाइनें या सिंटैक्स नहीं है। अच्छा, तो फिर इन्हें क्या कहेंगे? ये वो बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि सिस्टम डेटा को कैसे समझेगा और उसके आधार पर क्या फैसले लेगा। हाँ, फैसले लेना। जी। जब भी डेटा पाइपलाइंस में विसंगतियों या जिसे हम अनोमलीज कहते हैं उनको पकड़ने की बात आती है या फिर ऑटोमेटेड तरीके से डेटा को वैलिडेट करना होता है, तो यही ऑपरेटर्स सबसे मजबूत टूल बनते हैं। एक कामयाब डेटा एनालिस्ट की पहचान ये नहीं है कि उसे कितने कॉम्प्लेक्स कोड याद है। बिल्कुल नहीं। पहचान इस बात से है कि वो इन साधारण टूल्स का इस्तेमाल करके करोड़ों रोज के डेटा से सही सवाल कैसे पूछ सकता है। क्या बात है। तो चलिए सीधे इस टूल किट के पहले हिस्से पर आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। डेटा की असली नींव। हाँ, अब जाहिर है हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करते हैं, लेकिन जब हम डेटा एनालिसिस और पाइथन की बात करते हैं तो इनका स्केल एकदम बदल जाता है। स्केल और स्पीड दोनों। सही कहा। नोट्स में एक रिटेल स्टोर की सेल्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए सुबह की सेल्स 300 है, दोपहर की 450 है और शाम की 150 है। तो टोटल 900 निकालने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बेसिक लगता है। बेसिक है, लेकिन यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल सिर्फ 3 नंबर्स को जोड़ने के लिए नहीं हो रहा है। बिजनेस और डेटा की भाषा में हम इसे एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन। हाँ, जब किसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का लीडर बोर्ड या कोई मैनेजर अपने डैशबोर्ड पर करोड़ों की सेल्स का लाइव ग्राफ देखता है ना, हाँ, तो उसके पीछे यही प्लस ऑपरेटर बैकग्राउंड में लाखों बार प्रोसेस हो रहा होता है। पाइथन की सबसे बड़ी खूबी इसका वेक्टराइजेशन है। वेक्टराइजेशन मतलब एक साथ बहुत सारे डेटा पर काम करना। एग्जैक्टली। आप सिर्फ एक कमांड देते हैं और पाइथन पूरे डेटा सेट के हजारों लाखों रिकॉर्ड्स को एक ही बार में जोड़ देता है। ओहो। इसी तरह अगर हमें एवरेज या औसत निकालना हो तो पाइथन इसे बहुत आसान बना देता है। बिल्कुल बना देता है। मेरे पास एक उदाहरण है। मान लीजिए हमारे पास एक हफ्ते की डेली सेल्स की लिस्ट है, 200, 300, 400, 500 और 600। हाँ, एक सिंपल लिस्ट। हाँ, नोट्स बताते हैं कि कैसे हम सम फंक्शन से SUM इस पूरी लिस्ट को एक बार में जोड़ सकते हैं और फिर डिवाइड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उसे लेन फंक्शन से भाग दे सकते हैं। LEN जो लेंथ बताता है। जी, लेन हमें बताता है कि लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक लिस्ट का टोटल निकालने के लिए एक एक आइटम पर लूप चलाना पड़ता था। पहले आइटम को दूसरे में जोड़ो फिर तीसरे में। हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस। लेकिन पाइथन में सम और लेन के साथ डिवाइड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन इस काम को एक सिंगल लाइन में समेट देता है। वाओ। डेटा को एनालाइज करते समय एवरेज एक बहुत ही पावरफुल मेट्रिक है जो हमें तुरंत एक ट्रेंड का आइडिया दे देता है। ये तो हुए वो ऑपरेटर्स जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन इन बेसिक ऑपरेटर्स के अलावा कोर्स के नोट्स में 2 ऐसे ऑपरेटर्स पर बहुत जोर दिया गया है जो शायद आम बोलचाल में हम इस्तेमाल नहीं करते। आप पक्का मॉड्यूलो और फ्लो डिवीजन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। मॉड्यूलो यानी प्रतिशत वाला चिन्ह और फ्लो डिवीजन जिसमें 2 स्लैश होते हैं। हाँ, और डेटा साइंस की दुनिया में ये दोनों ही गेम चेंजर्स हैं। कैसे? मॉड्यूलो ऑपरेटर तो हमें किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर या जिसे हम शेषफल कहते हैं वो देता है। सही। तो पहली नजर में तो यही लगता है कि इसका डेटा में क्या ही काम होगा। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन सोचिए अगर किसी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक नया फीचर टेस्ट करना है
और उन्हें A/B टेस्टिंग करनी है। A/B टेस्टिंग मतलब आधा ट्रैफिक एक वर्जन पर और आधा दूसरे पर। एग्जैक्टली अब उनके पास लाखों यूजर्स हैं, वो बस यूजर आईडी मॉड्यूलो 2 का लॉजिक लगाते हैं। ओहो, मतलब यूजर आईडी को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं। हाँ, जिनका रिमाइंडर 0 आता है यानी इवन नंबर्स उन्हें ग्रुप A में डाल देते हैं, और जिनका 1 आता है यानी ऑड नंबर्स उन्हें ग्रुप B में। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इस एक छोटे से ऑपरेटर ने लाखों यूजर्स को परफेक्टली 2 हिस्सों में बांट दिया, बिना किसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम के। अच्छा, और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर? ये तो डिवाइड करने के बाद दशमलव या डेसिमल के बाद के हिस्से को पूरी तरह से हटा देता है। जी बिल्कुल हटा देता है। तो हम डेटा में जानबूझकर डेसिमल क्यों हटाना चाहेंगे? हमें तो सटीक डेटा चाहिए होता है ना। सटीक डेटा चाहिए, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल डेटा को कैटेगराइज करने या बकेटिंग में होता है। बकेटिंग थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए आपके पास ग्राहकों की उम्र का डेटा है, कोई 23 साल का है, कोई 28 का, कोई 34 का। ठीक है। अब मार्केटिंग टीम को 20s, 30s, 40s के एज ग्रुप्स या बकेट्स बनाने हैं। अगर आप 28 को 10 से फ्लोर डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? नॉर्मल डिवीजन में तो 2.8 आएगा। लेकिन फ्लोर डिवीजन डेसिमल हटा देगा तो बचेगा सिर्फ 2। अच्छा। और फिर उसे वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 20 बन जाएगा। 34 को करेंगे तो वो 30 बन जाएगा। समझ गई। इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत आसानी से साफ और स्ट्रक्चर्ड कैटेगरीज में बदला जा सकता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। मतलब ये टूल्स डेटा को हमारी जरूरत के हिसाब से ढालने का काम करते हैं। और इसी से जुड़ा एक आहा मोमेंट मुझे नोट्स के FAQ सेक्शन में भी मिला। कौन सा? अक्सर ये माना जाता है कि मैथ ऑपरेटर सिर्फ नंबर्स पे ही काम करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। हाँ, आप स्ट्रिंग्स की बात करिए। जी, हम शब्दों पर, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स कहते हैं, उन पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे। और डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आता है। कैसे? जब हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल 2 स्ट्रिंग्स के बीच करते हैं तो इसे कंकैटिनेशन कहते हैं। मतलब 2 शब्दों को जोड़ना। हाँ, उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक कॉलम में फर्स्ट नेम है और दूसरे में लास्ट नेम, तो आप प्लस ऑपरेटर से उन दोनों को जोड़कर फुल नेम का एक नया कॉलम बना सकते हैं। ये तो रोजमर्रा के काम को बहुत आसान बना देगा। और इतना ही नहीं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर किसी स्ट्रिंग को रिपीट करने के काम आता है, जो अक्सर डैशबोर्ड्स में विजुअल सेपरेटर्स बनाने या डेटा फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे लिए नया डेटा क्रिएट करते हैं या डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सही कहा आपने। लेकिन एक सवाल है, अगर हमें नया डेटा नहीं बनाना है, बल्कि जो डेटा हमारे पास है उसे सिर्फ फिल्टर करना है, तब हम क्या करेंगे? यहीं से हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ शिफ्ट होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या तुलनात्मक ऑपरेटर्स। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। बिल्कुल, ये ऑपरेटर्स असल में डेटा पाइपलाइंस के चौकीदार या गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं। डेटा के गेटकीपर्स, ये बहुत ही सटीक टर्म है। ये तय करते हैं कि कौन सा डेटा आगे जाएगा और कौन सा रुक जाएगा। नोट्स में एक सुपरमार्केट का उदाहरण है। वहां पॉलिसी है कि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के ग्राहकों को सीनियर डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अब अगर कोई ग्राहक 67 साल का है तो सिस्टम ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक करता है। मतलब वो चेक करेगा कि क्या 67 65 से बड़ा या उसके बराबर है। हाँ, ऑपरेटर इसे ट्रू इवैल्यूएट करता है और डिस्काउंट लागू हो जाता है। और यहाँ सबसे जरूरी चीज जो समझने वाली है वो ये ट्रू और फॉल्स का आउटपुट है। इसे बूलियन लॉजिक कहते हैं। बूलियन लॉजिक। जब हम करोड़ों रोज के डेटा सेट पर कोई कंडीशन लगाते हैं तो पाइथन हर एक रो के आगे ट्रू या फॉल्स का एक फ्लैग लगा देता है। अच्छा, तो वो डेटा को डिलीट नहीं करता, सिर्फ फ्लैग करता है। बिल्कुल। फिर वो सिर्फ उन रोज को फिल्टर करके हमें दे देता है जिनके आगे ट्रू लगा होता है। इस लॉजिक में एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, इसका एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था। बताइए। एक ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने सिस्टम में कोड लिखा कि जिन ग्राहकों की कार्ट वैल्यू $100 से ज्यादा होगी, मतलब ग्रेटर देन, उन्हें फ्री शिपिंग मिलेगी। ओहो। कोड होना चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। हाँ, आप समझ गए। नतीजा ये हुआ कि जिन भी ग्राहकों ने बिल्कुल $100 की शॉपिंग की, उन्हें फ्री शिपिंग नहीं मिली। क्योंकि 100 से बड़ा नहीं होता, वो बराबर होता है। एग्जैक्टली। कस्टमर सपोर्ट पर शिकायतों की बाढ़ आ गई और कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ एक इक्वल टू का चिन्ह मिस होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट। ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। ये बताता है कि डेटा एनालिसिस में सिर्फ टूल का होना काफी नहीं है, उस टूल की सटीक समझ होना जरूरी है। इसी सटीकता की जरूरत
डेटा इंटेग्रिटी या डेटा की शुद्धता बनाए रखने में भी होती है। बिल्कुल। नोट्स में एक डेटा सेट का जिक्र है जहां ट्रांजैक्शन अमाउंट्स की एक लिस्ट है। ध्यान से सुनिएगा, 120.5, 89.99, -45.0 और 102.75। एक डेटा एनालिस्ट के नजरिए से ये -45 तुरंत एक रेड फ्लैग है। वही तो। अगर हम किसी स्टोर की सेल्स को एनालाइज कर रहे हैं तो कोई भी सेल नेगेटिव कैसे हो सकती है? ये असंभव है। ये या तो कोई रिफंड है जिसे गलत कॉलम में डाल दिया गया है, या फिर कोई टाइपिंग मिस्टेक है। और यहीं पर लेस देन ऑपरेटर काम आता है। हाँ, अगर हम डेटा लोड करते समय एक नियम लगा दें कि अमाउंट शुड बी लेस देन 0, तो सिस्टम खुद ब खुद इन गलतियों को पकड़ लेगा। इसे इंडस्ट्री में डेटा वैलिडेशन पाइपलाइंस बनाना कहते हैं। तो हम सिस्टम पर ही छोड़ देते हैं ये सब। छोड़ना पड़ता है। हम इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे लाखों ट्रांजैक्शंस को मैन्युअली चेक करेंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके सिस्टम में ही ट्रस्ट को ऑटोमेट कर देते हैं। अगर ये नेगेटिव वैल्यू बिना पकड़े गए फाइनल रिपोर्ट में चली जाती तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से गलत कैलकुलेट हो जाता। गलतियों को पकड़ने के साथ साथ ये ऑपरेटर्स आउटलायर्स या अनोमलीज को पकड़ने में भी माहिर हैं। बिल्कुल। अनोमलीज पकड़ना डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्रियल मशीन के तापमान का डेटा लगातार रिकॉर्ड हो रहा है। 72, 75, 78, 102, 74, 80। यहाँ 102 बाकी के ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। ये एक आउटलायर है। और इसे पकड़ने के लिए हम आसानी से टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 का फिल्टर लगा सकते हैं। एकदम सही। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस एक ऑपरेटर का मतलब ये हो सकता है कि मशीन ओवरहीट हो रही है, और सिस्टम तुरंत एक अलर्ट ट्रिगर कर सकता है, जिससे मेंटेनेंस टीम समय रहते मशीन को चेक कर ले। ये सिर्फ डेटा फिल्टरिंग नहीं है, ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है, जो किसी फैक्ट्री को लाखों के नुकसान और बड़े ब्रेकडाउन से बचा सकता है। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे चिन्ह कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। ताकत तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड का डेटा और बिजनेस के नियम हमेशा इतने सीधे नहीं होते। वो तो है। कई बार हमें एक ही समय में कई सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। और यहीं पर हमारे तीसरे टूल की एंट्री होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड और नॉट। जी, जब फैसले जटिल हो जाते हैं तब यही लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं। ये अलग अलग तुलनात्मक शर्तों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना? हाँ, एंड ऑपरेटर बहुत सख्त होता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी शर्तें ट्रू हों। और ऑपरेटर? वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अगर कोई एक शर्त भी ट्रू हो तो वो पास कर देता है, और नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन के नतीजे को उलट देता है। नोट्स में लॉयल्टी बोनस का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। कंपनी की पॉलिसी है कि बोनस सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने हाल ही में खरीदारी की हो, मतलब मेड परचेज ट्रू हो, और वो कंपनी का मेंबर भी हो, मतलब इस मेंबर भी ट्रू हो। हाँ। यहाँ एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल परफेक्ट है। अगर ग्राहक ने खरीदारी की है लेकिन वो मेंबर नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। बिल्कुल। चलिए इस लॉजिक को थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाते हैं। जी, नोट से ही प्रेरित एक कस्टमर डेटा की पहेली है मेरे पास। बताइए, सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 लोग हैं। पहली है एलिस, जिसकी उम्र 31 साल है और उसने $120 की खरीदारी की है। ठीक है, एलिस 31 इयर्स, $120। दूसरा है बॉब, उम्र 25 साल, खरीदारी $150। ओके बॉब। और तीसरा है चार्ली, उम्र 35 साल, खरीदारी $90। डन। अब हमारी शर्त क्या है? हमें उन ग्राहकों को टारगेट करना है जिनकी खरीदारी $100 से ज्यादा हो और जिनकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो। ठीक है, इसे साथ मिलकर डिकोड करते हैं। हमारी शर्तें हैं परचेस ग्रेटर देन 100 एंड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो अगर हम बॉब को देखें, उसने $150 की शॉपिंग की है, तो क्या वो इस फिल्टर को पास कर लेगा? नहीं, यहीं पर एंड ऑपरेटर अपना सख्त रवैया दिखाता है। कैसे? बॉब की शॉपिंग 100 से ज्यादा है, ये ट्रू है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 25 है, जो 30 से कम है। तो दूसरी शर्त फॉल्स हो गई। हाँ, और ट्रू एंड फॉल्स मिलके फॉल्सी बनते हैं, तो बॉब आउट हो गया। समझ गई। तो फिर चार्ली का क्या? उसकी उम्र 35 है, जो हमारी 30 वाली शर्त को पूरा करती है। उम्र की शर्त तो पास हो गई, लेकिन चार्ली की खरीदारी सिर्फ $90 की है, तो यहाँ पहली शर्त फेल हो गई। यानी नतीजा फिर से फॉल्स। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारी पूरी लिस्ट में से सिर्फ एलिस ही बचती है। चलिए चेक करते हैं। उसकी उम्र 31 है, जो 30 से ज्यादा है, और शॉपिंग 120 की है, जो 100 से ज्यादा है। दोनों शर्तें ट्रू हैं। एग्जैक्टली।
तो एलिस हमारी फिल्टर कंडीशन को पास कर लेती है। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी प्रोसेस को देखें तो ये सिर्फ एक पजल नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में जो करोड़ों डॉलर्स की टारगेटेड मार्केटिंग या पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग होती है, उसका पूरा इंजन इसी लॉजिक पर चलता है। सच में। हाँ। जब कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और उसे अचानक एक ऐसा विज्ञापन दिखता है जो बिल्कुल उसकी उम्र, लोकेशन और हालिया सर्च हिस्ट्री से मैच करता है, तो उसके पीछे कोई जादू नहीं है। बिल्कुल जादू नहीं है। उसके पीछे पाइथन या किसी अन्य भाषा के यही एंड और ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं, तय करते हैं कि कौन सा विज्ञापन किसे दिखना चाहिए। ये माइंड ब्लोइंग है कि कैसे बेसिक मैथ्स और लॉजिक के कुछ नियम हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को शेप कर रहे हैं। सही कहा। हमने शुरुआत की थी साधारण जोड़ घटाव से, और अब हम देख रहे हैं कि कैसे ये बेसिक चीजें दुनिया के सबसे बड़े डेटा पाइपलाइंस और मार्केटिंग इंजन्स को ड्राइव कर रही हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात सिर्फ पाइथन के सिंटैक्स याद करने की नहीं है। तो फिर किस चीज की है? अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मास्टर करने का मतलब है डेटा के साथ कम्युनिकेट करना सीखना, डेटा के साथ बात करना। आज के समय में हमारे पास डेटा की कमी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बड़ी समस्या है। शोर बहुत ज्यादा है, और ये ऑपरेटर्स हमें उस शोर में से असली और काम की जानकारी निकालने की ताकत देते हैं, जिसे हम सिग्नल कहते हैं। जी। एक डेटा एनालिस्ट के रूप में काम सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं है, बल्कि डेटा में छुपे हुए पैटर्न्स और प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। और ये ऑपरेटर्स सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं। बिल्कुल। जब ये पता होता है कि इन टूल्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है, तो डेटा का कोई भी पहाड़ किसी को डरा नहीं सकता। आप डेटा को अपनी शर्तों पर फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं। आज के कोर्स नोट्स ने यकीनन बेसिक लॉजिक को देखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नया नजरिया दिया है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो इन सारी बातों से निकलकर मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर हम ध्यान दें, ये साधारण से एंड और ग्रेटर देन जैसे लॉजिकल चिन्ह इंसानों की खरीदारी के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को फिल्टर कर सकते हैं, हमारे लिए सही विज्ञापन चुन सकते हैं, और सिस्टम में होने वाली लाखों की गलतियों को सेकंडों में पकड़ सकते हैं। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। तो जरा सोचिए, आज हम जिन बेहद एडवांस्ड और रहस्यमयी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स की बात करते हैं, जो इंसानों की तरह बात करते हैं और फैसले लेते हैं, एआई की बात कर रही हैं आप? जी। तो क्या वे भी एकदम कोर या डीप लेवल पर जाने के बाद इन्हीं छोटे छोटे तार्किक सवालों के एक बहुत बड़े, बहुत तेज और बेहद उलझे हुए जाल से ज्यादा कुछ है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एआई का सारा वो जादुई परसोना जिसे देखकर हम अचंभित होते हैं, अंततः इन्हीं बेसिक ट्रू और फॉल्स वाले ऑपरेटर्स के एक अनंत लूप पर ही टिका है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको थोड़ी गहराई से सोचना चाहिए। शायद तकनीक का सबसे बड़ा जादू उसकी सबसे छोटी और साधारण बुनियाद में ही छिपा है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।